BSDLA 136 पेपर का नाम है हिंदी भाषा लेखन कौशल। देखते हैं, इसमें 2 ब्लॉक हैं बच्चों। खंड 1 ब्लॉक 1 जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी और लेखन। इसके अंतर्गत इकाई 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि टोटल हमारी 5 इकाई हैं इसमें। अब इन 5 इकाइयों के अंतर्गत आज हम इकाई 1 करेंगे। इकाई 1 में चलते हैं। ये देखिए इकाई 1 जिसका नाम है शब्द संपदा लोकोक्तियाँ। शब्द संपदा अर्थात जो शब्द होते हैं हमारे सामने, उनकी रचना कैसे होती है, उनका कैसे निर्माण होता है, उनका महत्व क्या होता है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। लोकोक्ति आपको सबको पता होगा कि लोकोक्ति और मुहावरे हम अपने दैनिक जीवन में भाषा में प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है उद्देश्य, प्रस्तावना, शब्दों का महत्व। शब्दों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? अगर शब्द नहीं होंगे तो हम जो है वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, हम जो है संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे हम। तो ये शब्दों का महत्व है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। भाषा के सामाजिक स्तर भेद। भाषा के सामाजिक यानी समाज में हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वो किस तरह से अलग अलग उसके रूप होते हैं। जैसे हम कहें कि एक हम जो भाषा यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में करते हैं, एक हम अपने पेरेंट्स के बीच में यूज़ करते हैं। तो आप बताइए कि जो हम फ्रेंड्स के बीच में यूज़ करते हैं उस भाषा में और पेरेंट्स के साथ जो भाषा यूज़ करते हैं उन दोनों में ही अंतर होता है। तो इसी आधार पर जो है आगे डिवाइड किया गया है भाषा को कि औपचारिक स्तर पर और अनौपचारिक स्तर पर। तो ये तो आ जाएगा पेरेंट्स के साथ जो बात करते हैं हम औपचारिक यानी फॉर्मल, और ये अनौपचारिक यानी जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं कि सुन बे, ठीक है। और माता पिता के साथ जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि माता जी, पिताजी। तो ये हमारे जो है औपचारिक में आ जाएगा और अनौपचारिक में हमारी जो है अशिष्ट भाषा आ जाएगी, जो हम दोस्तों के साथ या अधिक जो प्रिय व्यक्ति होते हैं उनके साथ प्रयोग करते हैं। तो ये है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्दों के विभिन्न स्रोत या शब्द भंडार। यानी स्रोत का मतलब होता है कि शब्द हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं शब्दों के। शब्दों जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द होते हैं। कुछ शब्द संस्कृत से आते हैं, कुछ शब्द उर्दू से आते हैं, फ़ारसी से आते हैं, अंग्रेजी से आते हैं। तो अनेक भाषाओं से शब्द आते हैं और तब जो है शब्द भंडार बनता है, ठीक है। तो ये अलग अलग शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं। नेक्स्ट करते हैं हम शब्दों का अर्थ पक्ष। शब्दों का अर्थ पक्ष का अर्थ है कि शब्दों में जो अर्थ छुपा होता है, जो मीनिंग छुपा होता है उसका। नेक्स्ट है हमारा शब्द निर्माण, कि शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, उनकी रचना कैसे की जाती है। ये शब्द रचना आया आगे। नेक्स्ट है फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे 9 2 11 होना, ठीक है। और आग बबूला होना, जैसे 9 2 11 होना हो गया, आग बबूला होना। तो इस तरह से हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यूनिट में क्या है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उद्देश्य है पहले, प्रस्तावना है, फिर नेक्स्ट है आपका शब्दों का महत्व, कि शब्दों का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसमें बताएंगे कि जो शब्द हैं वो जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है। ध्वनियों से, लेकिन ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। जैसे अ, क, त, ये ध्वनियाँ हैं लेकिन इनसे अर्थ प्रकट नहीं हो सकते। अर्थ प्रकट कब होगा? जब इनसे मिलके शब्द बनता है। तो शब्दों का महत्व क्या है कि सबसे पहले तो वो अर्थ के सूचक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी जो ध्वनि के योग से बनते हैं उनको शब्द बोलते हैं। लेकिन क्या है कि वो क्या होने चाहिए, शब्द की शर्त क्या है कि वो सार्थक होने चाहिए, यानी कि उनमें से कोई अर्थ निकलना चाहिए। नेक्स्ट
तो देखें कि जो भाषा है या जो शब्द है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, समाज में हम अपना सर्वाइव करने के लिए या अपनी अभिव्यक्ति को दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो इससे जो है ये हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है, हस्तांतरित होती रहती है भाषा। और भाषा में क्या होते हैं? शब्द। तो समाज की जो वैचारिकता है वो शब्दों के माध्यम से ही झलकती है, और भाषा का जो अर्जन होता है वो भी शब्दों के साथ ही होता है। अतः शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियाँ की अभिव्यक्ति की वाटिका भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का क्या महत्व है? शब्दों का महत्व है सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक, दार्शनिक और ज्ञान विज्ञान के स्तर पर। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 भागों में हम इसको डिवाइड करके शब्दों का महत्व बता सकते हैं। सामाजिक महत्व क्या है कि समाज में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। सांस्कृतिक महत्व क्या है कि संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है शब्दों के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, जो पहले जो राजनीति में हो चुका है वो क्या है। दार्शनिक स्तर पर कि दर्शन शास्त्र क्या है, और जो है दार्शनिक विचार कौन कौन से हुए हैं, अभी कौन कौन से दार्शनिक विचार चल रहे हैं शिक्षा जगत में या जो है हमारे समाज में। और ज्ञान विज्ञान की तो बातें बिना शब्दों के या भाषा के हो ही नहीं सकती। जब भी कोई नई खोज होती है, कोई नई रिसर्च होती है किसी अन्य देश में, तो वो ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही हमारे सामने, यानी शब्दों के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही हमारे सामने आती है। तो इस तरह से ये शब्दों का महत्व में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाषा के सामाजिक स्तर भेद। तो मैंने ऊपर बताया था भाषा के सामाजिक स्तर भेद को हम जो है भाषा के 2 स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं हम। ये देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। ऊपर मैंने बताया था औपचारिक यानी कि औपचारिक जो भाषा है उसमें एक तरह से अनुशासित भाषा होती है, ठीक है, शिष्ट भाषा होती है, शुद्ध भाषा होती है, ठीक है, स्पष्ट होती है। तो ये कुछ गुण हैं। दूसरा अनौपचारिक भाषा, जैसे हम माता पिता के साथ प्रयोग करते हैं, अपने टीचर्स के साथ प्रयोग करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, या कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो हम उससे प्रयोग में लाते हैं, उस भाषा को औपचारिक भाषा कहते हैं। उसी दूसरी तरफ हम देखें तो अनौपचारिक भाषा जो है वो अशिष्ट होती है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ गाली गलौच में भी बात कर लेते हैं, सुन बे क्या कर रहा है, तो गालियों का भी प्रयोग कर लेते हैं कई बार, तो वो अनौपचारिक भाषा में आएंगे। यानी कि ये जो है अस्पष्ट भाषा होती है, शुद्ध नहीं होती है, इसमें शिष्टाचार भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ अनौपचारिक भाषा के मैंने आपको उदाहरण दिए। आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदात्त कथन आपके सामने। बोध प्रश्न आ गए। शब्दों के अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है भाषा के सामाजिक स्तर भेद से आप क्या समझते हैं। देखिए ऊपर अभी हमने किया है कि भाषा के जो है सामाजिक स्तर भेद के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मैंने बता दिया फ्रेंड्स के साथ, अनौपचारिक बता दिया माता पिता के साथ, ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग गुण हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के सामने दिए गए कोष्टकों में इनके लिए अपने प्रांत में प्रयुक्त होने वाले उदात्त कथन का प्रयोग कीजिए। तो आप मर जाना के लिए अगर आपके प्रदेश में कोई और शब्द यूज हो सकता है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। चेचक निकलना, जैसे चेचक निकल जाती है तो क्या बोलते हैं आम भाषा में, मोटी भाषा में, इसको तो माता निकल गई है, ठीक है। पाखाना जाना यानी कि फ्रेश होना, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, आप जिस भी प्रांत से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो शब्द हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शब्दों के विभिन्न स्रोत, यानी शब्द कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए हिंदी के स्रोतों के आधार पर, यानी शब्द जहाँ से आते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं, उसके आधार पर 4 प्रमुख वर्ग किए गए हैं।
तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी यानी विदेशी भी बोलते हैं इसको। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में एजिटीज आए हैं, ठीक है। तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा चेंज होकर आए हैं, ठीक है। जैसे हस्त का हो गया हस्त, हस्त का क्या होता है हिंदी में? हाथ, ठीक है। जिह्वा का जीभ, ठीक है। तो इस तरह से जैसे तत्सम का हम अगर एग्जाम्पल लें तो गुरु, गुरु जो शब्द है वो एज इट इज़ हिंदी में आया है, ठीक है। तो ये तत्सम का एग्जाम्पल हो गया। देशज और विदेशी, ठीक है। तो देशज और विदेशी शब्द भी जो प्रयोग होते आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर देशज और विदेशी को भी देशज, देखिए देशज वे शब्द हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है, जो पहले से ही प्रयोग होते आ रहे हैं, उनका पता ही नहीं है वे कौन सी भाषा के हैं। अर्थात सही मायने में भाषा के ये अपने शब्द हैं। हिंदी के कई बहुप्रचलित देशज शब्द हैं पेड़, लड़का, खिड़की आदि। बाहरी शब्द, बाहरी शब्द को विदेशी शब्द भी बोला गया है। ये शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपवर्गों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो है विदेशी शब्दों का या बाहरी शब्दों के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे गल्प, कहानी, ठीक है, बांग्ला से आया है। इसी तरह से इडली सांभर, देखिए आधुनिक युग में अगर हम कहें तो ये द्रविड़ से आया है। तो इस तरह से ये देशज शब्दों के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद देखिए अरबी फारसी से भी काफ़ी शब्द आए हैं हमारे यहाँ पर हिंदी में, जैसे औरत अरबी का शब्द है, बगावत, दफ्तर हो गया, अखबार हो गया, ये सारे अरबी भाषा से हिंदी में आए हैं। फारसी के शब्द देखिए अंगूर, आज 3 और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तुर्की से तोप, दरोगा, कुली, बेगम, बहादुर, ठीक है। तो ये सारे तुर्की भाषा से आए हैं। ये देखिए आगे जो है तद्भव रूप दे रखा है और यहाँ पर हमें तत्सम रूप लिखना है। जैसे आग का अग्नि हो गया, आठ का अष्ट हो जाएगा, बात का वार्ता हो जाएगा, सोना का आपका हो जाएगा स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जग, जगत हो जाएगा तत्सम। इसी तरह से यहाँ पर खेत, लोग, जीव, जीवा हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा इसका। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। शब्दों का अर्थ पक्ष, मैंने ऊपर बताया था बेटा कि शब्दों का अर्थ पक्ष का अर्थ क्या है। अर्थ पक्ष मतलब उनमें से क्या मीनिंग निकलता है। अर्थ का मतलब तो यही होता है ना। तो शब्द का जो अर्थ होता है उसके आधार पर, यानी शब्द और अर्थ के बीच संबंध होता है कि संबंध पर विचार करने के लिए इनको 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं देखिए। समरूपी शब्द यानी जिनका एक जैसा रूप हो, समरूपी रूप यानी कि जिनके रूप में समानता हो, सम, ठीक है। जैसे पर, पंख, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? पर का एक अर्थ पंख भी होता है, लेकिन होता है, ऊपर होता है। कल, दूसरा दिन, मशीन, कलपुर्जा, ठीक है। मगर, मगर एक प्राणी का नाम है, मगरमच्छ, और मगर हम भाषा में भी यूज करते हैं कि मगर वो नहीं आया, ठीक है। तो ये कुछ समरूपी शब्द हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। आप पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से पर्यायवाची शब्द, यानी एक जो शब्द होता है उसके जो है अलग अलग जो रूप होते हैं, पर्याय होते हैं, उनका जो है इसमें देखिए इसमें अर्थ समान होता है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था कि जो अर्थ था वो अलग था, इसमें क्या था ऊपर वाले में कि इनका जो समरूपी जो शब्द थे इनका जो है अर्थ अलग अलग होता है, जबकि पर्याय में जो अर्थ होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया हमारा। विलोम शब्द आप जानते ही होंगे, उल्टे शब्द एंटोनिम्स, ठीक है। दिन का रात, छोटा बड़ा आदि। अनेकार्थी शब्द यानी जिनके अनेक अर्थ हों, जैसे यहाँ पर भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अपने शब्दकोश में देखा होगा कि एक शब्द के आगे कई अर्थ
दिए गए हैं डिक्शनरी में। जब हम कोई शब्द देखने बैठते हैं तो एक शब्द के कई कई अर्थ मिलते हैं, उन्हीं को हम एक अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे बात, क्या बात है, क्या मामला है, ठीक है। तो इनको जो है हम अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं शब्द को, इनको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहप्रयोग। हम जानते हैं कि शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हत्या कहने पर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द हमारे ध्यान में आएंगे। रेगिस्तान में अगर हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो गर्मी आएगी, ऊंट, रेत आ सकता है। तो इस तरह के शब्द हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे परसेप्शन में आ सकते हैं। तो एक शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए सहप्रयोग वाले, देखिए, एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहप्रयोग यानी उसके साथ प्रयोग होने वाले जो दूसरे शब्द होते हैं उनका उपयोग करना पड़ता है। इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य समक्षेत्रीय या सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है और इन्हीं शब्दों को सहप्रयोग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द निर्माण यानी शब्दों का निर्माण कैसे होता है। शब्द की देखो इन्होंने लिखा है आपके सिलेबस में कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पूर्व हमें शब्द रचना पर विचार करना पड़ेगा। तो भाषा उन शब्दों से और कई नए शब्दों की सृष्टि करती है। जैसे बच्चा मूल शब्द है और बच्चा में अगर हम पन जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे तो पन हो जाएगा बचपन, ठीक है। यहाँ पन जो है एक प्रत्यय है। तो इस दृष्टि से प्रत्यय के अन्य अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, आगे दिए हुए हैं इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर इसका सार ये है कि जो शब्दों का निर्माण होता है वो उपसर्ग से होता है और आपके प्रत्यय से होता है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं, और ये किसी उपसर्ग जो है आरंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये ऊ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी, इसमें भी ऊ कहीं ना कहीं है, ऊ आ दोनों स्वर ही हैं। तो उपसर्ग, आरंभ, प्रत्यय, अंत, ठीक है। तो आगे देखते हैं मूल क्रिया रूप जैसे, तो उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। नेक्स्ट है क्रिया रूप से, कि क्रिया रूप से मूल क्रिया रूप में जो है परिवर्तन करके भी शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया समास द्वारा नियंत्रित होती है। फिर आगे प्रत्यय के दो भेद दे रखे हैं इन्होंने। ये तो है व्युत्पन्न प्रत्यय और हमारा जो सेकंड प्रत्यय है वो है रूपात्मक प्रत्यय। ये है हमारा सेकंड प्रत्यय, ये है हमारा फर्स्ट प्रत्यय व्युत्पन्न। व्युत्पन्न प्रत्यय वे हैं जिसमें हम अर्थ में विस्तार करते हैं। व्युत्पन्न प्रत्ययों की चर्चा की है। व्युत्पन्न प्रत्यय संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा आदि शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। जब हम व्युत्पन्न प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बचपन में बच्चा का बदला हुआ रूप देख सकते हैं, यानी बच्चा प्लस पन, ठीक है। बच्चापन तो नहीं बना ना, बचपन हो गया वो, तो ये इस तरह से क्या हो गया, इसका रूप परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है, एक व्युत्पन्न का एग्जाम्पल है। इसी तरह से फिर आगे देखते हैं कि ये रूपात्मक प्रत्यय, जैसे लड़के आए, लड़कों को बुलाओ, लड़का आया, तो यहाँ पर लड़के के ही हम अलग अलग रूप जो है यहाँ पर परिवर्तित हो गया है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आया है। व्युत्पन्न में क्या था हमारा, व्युत्पन्न में क्या था कि व्युत्पन्न जो प्रत्यय था, जब व्युत्पन्न प्रत्यय लगता है किसी शब्द के अंत में तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे बच्चा का अलग अर्थ था और बचपन का अलग हो गया, अर्थ परिवर्तन आ जाता है इसमें, ठीक है। और जबकि जो रूपात्मक होता है, रूपात्मक प्रत्यय, उसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। तो ये दोनों में अंतर आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
आगे प्रत्यय का अर्थ दिया हुआ है, ये प्रयोग दिया हुआ है कि कुछ जो है शब्द के अंत में लगते हैं और कुछ शब्द के आरंभ में भी लगते हैं। आगे है शब्द रचना। शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि शब्दों के प्रकार बताइए, तो आप लिखेंगे कि शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द कौन सा होता है? जो जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते, यानी जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो है मूल शब्द। व्युत्पन्न शब्द कौन सा है? जिसको मतलब प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं, यानी इनको तोड़ा जा सकता है। जैसे दिन, सु अच्छा, सु दिन। ठीक है, दिन में हम उपसर्ग लगा देंगे, कौन सा? सु, तो सुदिन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, सुदिन। ठीक है, अच्छा दिन। इसी तरह से आगे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आगे समास दिए हुए हैं आपके, ये देखिए, तत्पुरुष समास। ठीक है, दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है, उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, इसमें का छुपा हुआ है, राजा का पुत्र। गृह प्रवेश, इसमें में छुपा हुआ है। ठीक है, आगे है द्वंद्व समास हमारा। द्वंद्व समास में क्या होता है? दो ऐसे शब्द आते हैं जो मिलकर एक अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे माता और पिता, माता पिता या माँ बाप। गाय बैल, गाय और बैल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यानी इसका जो देखने का तरीका है द्वंद्व समास का, वो आप इनको अलग करके देख सकते हो। और आएगा इनके बीच में, पाप और पुण्य, गाय और बैल, माता और पिता, हार और जीत। तो और जो चिन्ह है, यानी और इसमें योजक चिन्ह लगता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे है बहुव्रीहि समास। इस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं, यानी दो शब्द तो मिलते हैं लेकिन जो अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसके पीछे वो होती है कारण कि संस्कृति में जो शब्द एक अर्थ के लिए ही रूढ़ हो जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल हो जाता है कि इसका तो यही अर्थ है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखते हैं, पीताम्बर, वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों। इसका अर्थ होता है, पीताम्बर का मतलब कि जिसके वस्त्र पीले हों, लेकिन जिसके वस्त्र पीले हों कौन है वो है श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये उस अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वीणा पानी, सरस्वती, वीणा है जिनके हाथ में। जितेंद्रिय, चंद्रवन। प्रतिबिंबित शब्द, देखिए प्रतिबिंबित शब्द कैसे होते हैं? जैसे जब हम एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जो है जोड़ देते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पैसे, वैसे, पैसे का अर्थ है लेकिन वैसे का अर्थ नहीं है। जैसे चाय, वाय, ठीक है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। पैसा धीला बोलते हैं, धीले का अर्थ नहीं है। बाजार, बाजार जाएं, ठीक है, तो ये जो सारे जो इनके साथ जो जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसके साथ जो दूसरा शब्द लगता है जिसका अर्थ नहीं होता लेकिन वह बोलने में उसमें समानता होती है, तो वहाँ पर प्रतिबिंबित शब्द होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पुनरुक्त शब्द। देखिए पुन का शब्द, पुनः का अर्थ ही है पुनः। पुनः मतलब बार बार, पुनः का मतलब बार बार, रिपीटेशन, रिपीट करना, यानी जब रिपीट होते हैं। जैसे जब शब्दों का रिपीटिशन होता है उनमें अर्थ प्रकट करने के लिए या उनको ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, तो वहाँ पर पुनरुक्त शब्द होता है। जैसे गांव गांव में, ठीक है, मोहल्ले में या मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में बात फैली है, ठीक है, गली गली में फूल खिला है। तो ये जो गली गली हो गया, पल पल हो गया, रो रो कर हो गया, उसको तो बहुत मीठी मीठी बातें करनी आती हैं। तो ये जो शब्द यानी ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्त शब्द होगा। नेक्स्ट है हमारा
ध्वन्यार्थ व्यंजक, ध्वनियाँ ही उनके अर्थ। ये देखिए, शब्दों का अलग से कोई अर्थ न होकर जब उनकी ध्वनियाँ ही उनके अर्थ को व्यंजित करती हैं तो वो ध्वन्यार्थ व्यंजक कहलाते हैं। जैसे पक्षी की आवाज़ ची 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 ची, तो जो ये ची ची आवाज़ है वो क्या है? ध्वन्यार्थ व्यंजक है। टी टी टी, सू, ठीक है, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो ध्वन्यार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी झर झर झर, बारिश छम छम छम, तो ये छम छम यानी जैसी ध्वनि आती है उसी के आधार पर जो शब्द बनाया जाता है तो उसको ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। तो जैसे चम, चम से चमचमाना, चमाचम, चिप से चिपचिपा, जैसे चिपकना होता है चिप से, और कोई वस्तु ऐसी होती है जो चिपचिपी हो या फीलिंग उससे चिपचिपी आ रही हो तो चिपचिपा हो जाएगा, चिपचिपाहट। तो ये अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे झिलमिल, सुगबुगाहट, ताम झाम। नेक्स्ट है, ये देखिए, इनमें से निम्नलिखित उपसर्गों से आगे इन से बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से कुछ शब्द इन उपसर्गों से नहीं बने हैं। उपसर्गों से बनने वाले सही शब्द पर आपको टिक मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पर कर रखे हैं ये नाथ, अनाथ, इसमें ए आ गया उपसर्ग। इसी तरह से विकार में बी आ गया। सुरुचि, रुचि भी होता है ना, रुचि के आगे हमने सूब लगा दिया तो ये उपसर्ग हो गया सु हमारा। इसी तरह से अनु हमारा उपसर्ग हो गया। उपयोगी होता है, उपयोगी के आगे अनु लगा देंगे, अनुपयोगी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा समास के नाम बताने हैं। अन्नदान, अन्नदान में अन्न का दान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो देखिए ये होता है हमारा पहला जो शब्द होता है वो ये दूसरा, इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद, या मतलब जो अंत का पद होता है वो, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में जो अंत का जो पद होता है यानी उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है, यानी उसमें उसका जो अर्थ होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। तो जिसमें या जिस शब्द में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो अन्नदान, ठीक है, दान किसका? अन्न क्या? अन्न का दान। इसी तरह से हम देखें वनवास यानी वन में वास। नेक्स्ट है धर्माधर्म, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि बीच में जो है और लगा के देख लीजिए आप, और जिसमें और लग के अगर जो है वो सार्थक बन रहा है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। इसी तरह से धनुर्बाण यानी धनुष और बाण, और आया बीच में तो ये द्वंद्व समास हो गया। विद्यासागर में देखते हैं, विद्यासागर में जो है तत्पुरुष समास है, विद्या का सागर। इसी तरह से काम से चोरी, से हट गया यहाँ से का हट गया, यहाँ से भी का हट गया, अन्न का दान। तो इसी तरह से शक्ति से हीन यानी से जो है वो उसका हट गया है वो, तो इसी यहाँ पर तत्पुरुष समास है। सभा भवन भी। और नीलकंठ में देखते हैं, नीलकंठ में क्या है देखते हैं बच्चों। नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, कौन बताइए? शिव, ठीक है। शिव जी का कंठ नीला होता है ना, तो शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये रूढ़ हो गया है किसके लिए? शिव, यानी इसका जो अर्थ निकलता है वो शिव निकलता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। तो ये हमारा था। आगे है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये बहुत इजी है, ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे हाथ मारना हो गया, ठीक है, किसी काम में से हाथ खींच लेना, मदद न करना, ये आदि, दांत खट्टे करना, कमर कसना, तो इन शब्दों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। एक यहाँ पर जो है हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देख लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, देखते हैं अंतर।
ठीक है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं यानी वाक्य के अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूर्ण कथन के रूप में एक वाक्य के समान होती है। यानी जो लोकोक्ति होती है वो एक पूरे वाक्य का बोध कराती है, यानी वो अपने आप में सार्थक होती है। जो लोकोक्ति कही जाती है उससे पूरा अर्थ निकलता है, जबकि जो मुहावरे होते हैं वो किसी वाक्य में यानी वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। लोकोक्ति, ये पहला अंतर हो गया हमारा। दूसरा, लोकोक्ति एक ऐसा वाक्य या उक्ति है जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रसंग पर लागू किया जा सकता है। मान ले एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं जानता लेकिन अपनी अक्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है, तब हम कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये कहावत, ये लोकोक्ति कहने से जो है इसका पूरा अर्थ निकल जाता है, यानी पूरे अर्थ की व्यंजना इससे हो जाती है। ये आप पढ़ सकते हैं आगे इसका डिटेल। अगला तीसरा अंतर है, लोकोक्ति में हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता और अनुभव की गहराई को देखते हैं, यानी इसमें अनुभव छुपा होता है। तो ये हमारा हो गया मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और इस तरह से हमारी ये यूनिट हो गई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी यूनिट करेंगे इस पेपर की। देख सकते हैं आप इसमें सारांश में हमने जो पढ़ा है सारा। तो ये हमारी थी यूनिट 1 136 की, BSDLA 136 हिंदी के पेपर की, ये हो गई।